संजीव जी के पास आता हूँ। संजीव जी, आप मुझे बताएं, आवेश जी तिवारी जी ने तो सारा खाका खींचा, आप बताएं वहाँ वास्तव में स्थिति क्या है और क्या होने जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो 2018 के जो चुनाव हमने देखा था उससे तो थोड़ा सा अलग होने वाला है इस बार का चुनाव। जी पिछले जो समय का जो चुनाव था, 2018 का जो चुनाव था, उसमें 15 साल की लगातार जो सरकार थी, रमन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था। इस चुनाव में जो मुझे जो अलग लग रहा है 2018 से, कि इस बार जो चुनाव होगा वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म भी आ रहा है। हम्म, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये ऐसी चीजें जो है वो अभी तक नहीं आया था। इससे पहले तो नहीं देखा। मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो मैंने अभी तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये सारी चीजें नहीं देखा था। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी कुछ होने वाला है इस चुनाव में। हिंदू मुसलमान भी काफी होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि यहाँ पे उतनी संख्या नहीं है मुसलमानों की, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो है वो अलग होगी। देखिए, 1 महीने पहले तक तो जब किसी से भी पूछा जाता था कि क्या होने वाला है, सरकार है, तो हम भी ऐसे ही कह देते थे कि रिपीट होने वाली है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा सा कांटे का हो गया। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आदिवासी सीटों को लेकर अगर हम बात करें, 29 आदिवासी सीटें हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो 29 में से तो अभी जो है वर्तमान में 28 सीटें कांग्रेस के पास है, एक केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज जिस हिसाब से आ रहा है सामने अरविंद नेताम के नेतृत्व में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो नुकसान है वो स्वाभाविक रूप से सरकार की जो पार्टी है, कांग्रेस है, उसको एक कुछ हद तक वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी यहाँ पे आने वाली है। आम आदमी पार्टी के काफी चीजें हो रही हैं, सभा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2 बार आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। जब भी उनकी सभा हुई है काफी अच्छी भीड़ आई है। ये अलग बात है कि वो भीड़ बहुत खींचते हैं पर वो सीट नहीं निकाल पाते हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी यदि मुझे ऐसा लगता है कि सीटों के बंटवारे हुए, टिकट का बंटवारा हुआ, और यदि उसमें जो बागी उम्मीदवार हुए, चाहे वो कांग्रेस से हुए या भारतीय जनता पार्टी से हुए, अगर वो बागी उम्मीदवारों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करती है तो स्वाभाविक रूप से उनको कुछ सीटों पर फायदा मिल जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो बागी उम्मीदवार है उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुछ हद तक ये जो चुनाव है, देखिए आम आदमी पार्टी पहली बार है। जैसे पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में योगी की पार्टी पहली बार आई थी और 5 सीटें पर उन्होंने विजय हासिल की थी। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी यदि वो चाहें, तो मुझे ऐसा लगता है वो स्वाभाविक रूप से इसको करेंगे कि जो बागी, स्वाभाविक रूप से जब अगर टिकट टिकट का बंटवारा होगा, जिस हिसाब से अभी आज एक आईएएस ऑफिसर ने अपनी नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। कल जो है वो सतनामी समाज के गुरु भाजपा में शामिल हो गए थे। जी तो सतनामी समाज, अच्छा, ये जो सतनामी समाज है जो इसमें आता है, अनुसूचित जाति में है यहाँ पे सतनामी समाज। तो सतनामी समाज का यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट आरक्षित है। 2013 जी में तो वो भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 सीटें जीती थी, लेकिन इसमें 2018 के चुनाव में काफी उल्टा हो गया था। कांग्रेस के पास 7 सीटें चली गई थी और बाकी 2 बीजेपी के पास और एक बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु बालदास के आने के बाद थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। कुछ अगर 1-2 सीट वो जीत कर दे देते हैं, अपने परिवार की ही सीट अगर वो जीत कर दे देते हैं, तो इसका फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो मैं कह रहा था कि एक जो 1 महीने पहले तक जो स्थिति थी, कि हम ऐसे बिल्कुल चलते फिरते कह देते थे कि सरकार रिपीट होने वाली है। सरकार को रिपीट होगी नहीं होगी वो तो चुनाव में जो होता है, वोटों की गिनती होती है, वहां से पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मामला थोड़ा सा टफ होते जा रहा है दोनों पार्टी के लिए। कांग्रेस जी के लिए भी हो रहा है, जो बहुत आसान नजर आ रहा था वो इतना आसान अब मुझे नजर नहीं आ बिल्कुल ठीक कह रहा। रहे जी हैं संजीव जी। जी क्योंकि चुनाव की खूबसूरती है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो मुकाबला बढ़ता चला जाता है। लेकिन मैं आपके पास दूसरे राउंड में आऊंगा। संजीव जी, मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जा रहा, जाति समाज क्या हो रहा है। मैं संजीव जी, क्योंकि आप एक एजेंसी के लिए काम करते हैं, गवर्नेंस का मॉडल कहाँ गायब है वहां? क्या ये सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि जो स्टेट का मिनरल है वो जा रहा है?
$64 बिलियन की इकोनॉमी वहां है। छोटी इकोनॉमी नहीं है। $64 बिलियन की इकोनॉमी बहुत होती है। 15 लाख करोड़ रुपया, इट्स नॉट बड़ी जोक। लेकिन जनता त्राही त्राही मान है। ये गड़बड़ कहाँ है? ये पैराडॉक्स क्या है? ये डिस्कनेक्ट क्यों है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत यहाँ पे जब शुरू होती है, जब हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बेसिक चीजों को छोड़कर इतर चीजों में हम घुसते हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल को, एक आदमी को, स्वाभाविक सी बात है, एक पेट्रोल डालना। व्यक्ति को क्या जी, कोई जी, और आवाज आ रही है मुझे। अरे हाँ, शायद तो मेरा ये तिवारी जी के कहना यहाँ है, से कोई आवाज है। हाँ जी, जी जी, हाँ, आप बोले। तो मेरा ये कहना है कि एक व्यक्ति को, जो हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं, आप बात कर रहे थे जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, वो होना तो यही चाहिए था। आजादी के बाद तुरंत इसकी सबसे ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये है कि सारे गवर्नमेंट में, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, या फिर किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, वो बेसिक चीजों पर वो कम ध्यान दिए और ज्यादातर दूसरी चीजों पर वो ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। मेरे हिसाब से हो सकता है मैं कुछ लोगों के मेरी बातें सहमत ना हो मेरी बातों से, लेकिन मेरे हिसाब से विकास का मतलब अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति तक जो पहुंचता है वो क्या, वही विकास है। आप दुनिया भर का स्टेडियम बना लीजिए, बड़ी बड़ी चीजें बना लीजिए, रेलवे स्टेशन को सजा लीजिए, हवाई अड्डे को सजा लीजिए, या फिर चमचमाती एकदम बिल्कुल आईने की तरह साफ सड़कें बना लीजिए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप दूसरों के लिए वो विकास होता होगा, पर मेरे लिए विकास तो है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो बस्तर का है, सरगुजा का, दूरस्थ इलाकों का जो व्यक्ति है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजें वो मिलनी चाहिए। आपके सवाल पे मैं आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि मगर पिछले कुछ वर्ष मैं से अभी देख रहा था कि 2460 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने बेसिक एजुकेशन के लिए लोन दिया है। इसका मतलब बेसिक एजुकेशन की हालत खराब है वहाँ। और आप बाकी चीजों नहीं, पे पैसा खर्च कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं जो आपको बता दूं, मुझे जो जानकारी जी, मिली है कि ये जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं। जो एजुकेशन के मामले में पहले से कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। जो इन्होंने अ, आत्मानंद स्कूल जो शुरू किया है, बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया है, उसी जो स्कूल था, सरकारी स्कूल, उसको डेवलप करके और उसको अपग्रेड करके इन लोगों ने ये काम बेहतर करने की कोशिश की है। जो दिल्ली मॉडल एक प्रकार से कह सकते हैं, हो सकता है दिल्ली से ही लोगों ने लिया हो। जो दिल्ली वाले कहते हैं कि बार बार हमारे स्कूल को आइए देखिए, स्कूल को आइए देखिए, वहां पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, वहां पे शिक्षक हैं कि नहीं है, वो अलग बात है। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उस पर और काफी काम करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शुरुआत तो है, बेहतर शुरुआत है। तो बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य, अब मेरे से आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो थोड़ा सा समय लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो शुरुआत से हमको मुफ्त कर देना चाहिए था सारे लोगों के लिए, हमने बनियों के हाथ में छोड़ दिया शुरू में ही। भाई, देश आजादी के बाद हमने शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उसको सरकार को रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि वो बैकबोन वही है। उसको आपने बनियों के हाथ में छोड़ दिया। आप एक बात बताइए कि मैं मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। आप बताइए, राजकुमारों की अलग से कॉलेज या स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी भाई इस देश में? ये तो उन लोगों के लिए तमाचा है जो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो बेसिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आप देख लीजिए, इसी देश में है 10-10 लाख रुपए महीना आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ लोग। ये उन लोगों के लिए तमाचा है, उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए और उन हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है, जो बेहतर शिक्षा हम नहीं पा पाते हैं। तो ये अलग बात है। तो हुआ ये है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, ये इसमें देखिए, और ये माफिया इतने तरीके से काम करता है, ये अस्पताल का वाला माफिया, शिक्षा वाला माफिया, कि किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि ये दोनों चीजों में वो छूने सके। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि शिक्षा के लिए बेहतर काम नहीं हुआ, ये शुरू से नहीं हुआ काम। क्या काम था बताइए? नहीं, आप सहमत हैं क्या? मैं आप सहमत अब हैं? दूसरे सवाल पे आता हूँ कि आप मेरे को जी। ये बताएं, जो ये रीजन्स है, महासमुंद है या बस्तर है या हम्म, ये बिलासपुर हम्म। का इलाका है, इनमें क्या आपको तीनों में स्थिति नजर आती है कि तीनों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है या कहीं कमजोर है, या क्या किस किस तरह के डोमिनेंस वहां पर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को एक प्रकार से पूरी छत्तीसगढ़ पे बात कर लेनी चाहिए। आप वो जो रीजन की बात कर रहे हैं उस पर भी मैं आऊंगा। जी, यहाँ पे 5 संभाग है, 5 क्षेत्र में बटा हुआ है छत्तीसगढ़। पहला है सरगुजा जी, संभाग, जहाँ पे जो है इसमें जो है 14 सीटें हैं। 14 सीटें हैं, जिसमें जी, से 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद 14 के बाद सबसे जो बड़ा जो संभाग है वो बिलासपुर का संभाग है। बिलासपुर के संभाग में 24 सीटें हैं। 24 सीटें हैं, जिसमें
जिसमें कम है, 24 सीटें के मुकाबले अनुसूचित जनजाति के लिए कम है, 5 सीटें हैं वहां पे। उसके बाद 20-20 है, रायपुर और दुर्ग में 20 और बस्तर में 12, ऐसे करके कुल 90 सीटों को आपस में बांटा गया है। तो देखिए, बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र का जो इलाका है, वो सबसे बड़ा इलाका आदिवासियों के लिए है। और भी दूसरी जगहों पे है आदिवासी, तो यहाँ पे पूरे सभी संभाग में आपको कुछ कुछ सीटें हैं, जहाँ कहीं 3 सीटें हैं, कहीं 5 सीटें हैं, कहीं 4 सीटें हैं, इस तरह से है। मैदानी इलाका जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग का जो जहाँ पे आरक्षित सीटें हैं, वहां पे मैदानी इलाका में है, जो खासकर बिलासपुर का जो एरिया है और रायपुर का कुछ एरिया है, दुर्ग संभाग का कुछ एरिया है। अब ये जो महासमुंद और ये जो धमतरी और इस तरह की जो रायगढ़ वाले जो एरिया कर रहे हैं, देखिए वहां पे किसानों का किसान बड़े बहुतायत मात्रा में। धमतरी का जो एरिया है वो धान के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे धान बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे किसान बहुत है, मुख्य फसल ही उन लोगों का जो है वो धान है और सारी चीजें। तो धान पे तो सरकार काफी पैसा दे रही है यहाँ पे। मुझे तो कुछ किसानों से बात हुई, तो वो कुछ लोगों ने तो अपनी जो की सब्जी और दूसरी जो फसल की खेती करते थे उसको भी छोड़कर लोग धान में पहुंच गए हैं, ताकि हम लोगों को उससे ज्यादा पैसा मिल सके, जो न्याय योजना में जो इन लोगों ने पैसा दिया है। तो उससे तो मैं जो गांव का जो एरिया है, गांव का एरिया है, तो निश्चित तौर पे उससे कांग्रेस का एक मुझे कहना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो गांव का जो एरिया है, काफी इन लोगों ने काम किया है गांव के एरिया में। जो गौठान वगैरह जो खुला है उससे भी अब भारतीय जनता पार्टी उसमें भी आरोप लगाती है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है और बाकी चीजों के लिए। अब उसमें सच्चाई जो है वो आएगी कुछ दिनों बाद। तो गांव का जो एरिया है वो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए स्ट्रांग है। शहर का जो एरिया, जो आप जो कह रहे थे, जिसमें विकास की बात जो कह रहे थे, सड़कों की बात आप कह रहे थे, तो वो थोड़ा सा वीक पॉइंट होगा इसके लिए, कांग्रेस के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गांव में भी जो महिला वर्ग है, इन लोगों ने वादा किया था शराबबंदी का। शराब तो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पी जाती है। पूरे देश में मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा जो है काफी बड़ा स्थान है, शराब पीने में माहिर है। यहाँ शराब काफी बिकता है, यहाँ पे रेवेन्यू काफी आ रहा है सरकार को शराब के मामले में। तो महिला वर्ग थोड़ा सा, मैंने कुछ लोगों से बात की थी गांव में, कुछ लोगों से जाके, तो शराब को लेकर महिला वर्ग थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था, तो सरकार ने, कांग्रेस ने, सरकार आने के बाद हम शराबबंदी करेंगे, तो वो थोड़ा सा इनको एक परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरी बात है कि कुछ कुछ चीजें जो चल रही है, जैसे कि पीएससी को लेकर काफी आरोप लगा, और दूसरी चीजों को लेकर, पीएससी में घोटाले को लेकर कुछ कुछ आरोप लग रहे थे। तो वो कुछ कुछ चीजों को लेकर जो है, तो मैंने पहले ही कह रहा था कि 2018 में जिस हिसाब से चुनाव था और जिस हिसाब से एक तरफा पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में चला गया था, वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कांग्रेस फिर से रिपीट करे, इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन फिर भी उतनी तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं कि 75 सीटें आ जाएंगी या 71 से ज्यादा सीटें आएंगी, पिछले समय से ज्यादा सीटें आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तो नहीं होगा। इतना आसान अगर कह रहे हैं तो, और प्रदीप भाई जो कह रहे थे कि क्या पत्रकारों को काफी यहाँ पे सहूलियत मिली हुई है, तो प्रदीप जी, पत्रकारों को सहूलियत तो लगभग हमारे जैसे दीन पत्रकारों को छोड़कर बाकी लोगों को सहूलियत मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर विषय है, कि जब भी सरकारें या कोई भी सरकार जब बहुत स्ट्रांग होती है, और जो सबसे लोकतंत्र का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है विपक्ष, वो अगर कमजोर होता है, तो सरकार सबसे पहले जो लोकतंत्र की जो दूसरे जितने भी खंभे होते हैं सबको दबाने की कोशिश करती है। तो ये चाहे वो छत्तीसगढ़ में होगा, या फिर वो देश में दिल्ली में हो रहा होगा, या फिर कहीं भी हो रहा होगा, ये होता ही है कि जब जब सरकारें बहुत स्ट्रांग होती हैं, तब तक वो लोकतंत्र की दूसरे जो चीजें होती हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। हो सकता है कुछ पत्रकारों को कोई पोस्ट मिला हो, कहीं कहीं पे वो बैठे हों, कहीं कहीं पे वो पोस्ट भी मिला है यहाँ पे कुछ पत्रकारों को, बहुत सारे ये बड़ा पत्रकारों को। ऑब्वियस है, ये छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की हाँ, वो कहानी सब है। जगह होता है, हम सब केवल पत्रकारों को छत्तीसगढ़ मालूम भी है। में। संजीव जी की राय क्विकली ले लेते हैं। संजीव जी, आप बताएं, आपकी क्या राय है? नो भूपेश बघेल, नो रमन, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव जीतने के बाद, चाहे कोई भी जीते, चाहे कांग्रेस जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, तो स्वाभाविक सी बात है, नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से खींचतान होगी दोनों पार्टियों में। भाजपा में तो होगी, अभी तक इन लोगों ने कोई भी किसी भी प्रकार से अगला कैंडिडेट कौन होगा मुख्यमंत्री का, इस तरह से चीजें इन लोगों ने घोषित नहीं किया है।
भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो जा रहा है, स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का एक नेतृत्व रहता है, लेकिन उसके बावजूद अगला चुनाव जीतने अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, सरकार फिर से आ जाती है कांग्रेस की, तो स्वाभाविक रूप से ये जो बिल्कुल सही कह रहे थे कि कौन होंगे मुख्यमंत्री, ये तो अभी तक नहीं कहा है कि हम अगला मुख्यमंत्री भी ये बनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो फाइट की जो बात हो रही है, कांग्रेस में भी फाइट है अंदर में और बीजेपी में भी फाइट है। कांग्रेस में निश्चित तौर पे पीएस बाबा अभी भी पूरी तरह से उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो बहुत खुश हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री बनना ही होता तो पहले दिन ही बन जाते, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तब उसी समय वो हाँ बोल देते कि ठीक है मैं उप मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। वो क्यों मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे? इसका मतलब ये था ना कि वो उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाह रहे थे। और अभी भी जब उनसे पूछते हैं कि अगर आपके मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है तो वो कहेंगे क्यों नहीं है भैया, मैं तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, तो ये आने वाले चुनाव में ये इन फाइटिंग की वजह से कुछ तकलीफें का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई बहुत अच्छा एकदम गुड गुड चल रहा होगा ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है। आ, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य बनने के बाद अभी तक जो एक चीज जो लगातार चल रही थी, आदिवासी एक्सप्रेस चलाते थे आदिवासी नेता मिलकर, तो कभी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बीच बीच में वो मांग शुरू करते थे और वो दबा दिया जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के बाद दोनों पार्टी की तरफ से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग एक बार फिर से उठ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होगा, तो आने वाले समय में घोषणा पत्र भी देखिए, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में, दोनों ही चुनाव में मैं अक्सर देख रहा हूं यहाँ पे, तो लगातार यहाँ के चुनाव में कवर कर रहा हूँ। तो घोषणा पत्र की एक बड़ी भूमिका होती है, तो किस हिसाब से वो घोषणा पत्र बनाएंगे और क्या है कैसा रहेगा वो है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं होगा की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, पर उतनी इस चुनाव में उस तरह से नहीं होगा जो पिछले समय नहीं हुआ था। इस समय भी होगा। बीच में जो जो हुआ था, एक घटना हुई थी यहाँ पे, उस गांव में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ लगातार ये बीच बीच में ये आवाज उठती रहती है कि रोहिंग्याओं को एक पर्टिकुलर जगह पे बसा दिया गया है। बीच में अभी इनको एक मोहम्मद अकबर जी को जब इसमें घोषणा पत्र समिति में लाया गया और उनका मुखिया बनाया गया, तो भी एक तरफ से उनको उठाने की कोशिश की गई कि देखिए इनको बना दिया गया है, बीजेपी की तरफ से। ये बिल्कुल ट्विटर में आप ढूंढ सकते हैं। तो ये करने की कोशिश हो रही है, भले ना हो अलग बात है। ये सारी चीजें तो होगी जहां जहां पे चुनाव होगा। आप कैसे मान सकते हैं कि देश से अलग तो नहीं है ना छत्तीसगढ़? अगर देश में हिंदू मुस्लिम होगा तो क्या छत्तीसगढ़ में अलग नहीं होगा? अगर धर्मांतरण का मुद्दा होगा, धर्मांतरण का मुद्दा तो बस्तर में बिल्कुल उठेगा।